सागर मर्डर केस का लाइव वीडियो आया सामने। सागर की पिटाई करते कैमरे में कैद हुआ सुशील कुमार, साथी के मोबाइल से बरामद हुई वीडियो। हिमाचल में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, ज्यादातर बंदिशें बरकरार रहने के आसार। वैक्सीन की कमी पर बोले सीएम। स्पुतनिक 5 और कोवैक्सीन खरीदने पर हो रहा विचार। वैक्सीन संकट के बीच पंजाब को बड़ी राहत, केंद्र की मंजूरी के बाद 1,14,000 डोज पहुंची पंजाब। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका। आज पटियाला में कैप्टन की आवाज का घेराव करेंगे किसान। बीकेयू उग्रह ने खोला मोर्चा, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठाए सवाल। 7 महीने बाद आज जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक। कोविड से जुड़ी चीजों पर टैक्स कम करने पर हो सकती है चर्चा। राज्यों के वित्त भी रहेंगे बैठक में मौजूद। हिमाचल के ज्वालामुखी में खुली विकास के दावों की पोल। 90 वर्षीय बुजुर्ग को खाट से ले जाया गया अस्पताल। सड़कें नहीं होने से ग्रामीणों को उठानी पड़ती है परेशानी। और वैक्सीनेशन को लेकर रिलायंस का बड़ा कदम। 880 शहरों में 13 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में लगेगा टीका। सभी कर्मचारियों और परिवारों का भी होगा वैक्सीनेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी सुशील कुमार की। जो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार जो इस समय सलाखों के पीछे है और आरोप है सागर धनखड़ के कत्ल का। इस समय एक एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सागर हत्याकांड मामले का यह वीडियो कहा जा रहा है, जो एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सागर हत्याकांड का न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। सागर की पिटाई करते हुए कैमरे में सुशील कुमार कैद हुआ है। वारदात की वीडियो दिल्ली के पास मौजूद है। छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ मारपीट की गई थी। सुशील के करीबी प्रिंस के मोबाइल से ये वीडियो बरामद की गई है। ये वीडियो वारदात वाली रात छत्रसाल स्टेडियम की है, जहां सुशील पहलवान सागर धनखड़, सोनू महाल और उनके साथियों को डंडे से पीटते हुए साफ देखा जा सकता है। इसका पूरा वीडियो पुलिस के पास बतौर सबूत मौजूद है, जो कि 19 से 20 सेकंड का है। साथ ही ये वीडियो पुलिस ने वारदात वाली रात मौके पर मौजूद प्रिंस, जो कि सुशील का करीबी बताया जाता है, उसके मोबाइल से बरामद किया है। प्रिंस पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंकर आनंद। शंकर, वीडियो के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ इस वीडियो में खास है और क्या उसी दिन का वीडियो है? ये पुलिस पुष्टि कर रही है कि जिस दिन हत्या की गई सागर धनखड़ की, उस दिन का ही ये वीडियो, उस रात का ये वीडियो? हाँ, देखिए ये जो वीडियो है उसी रात का है, 4 और 5 मई की देर रात का, जिस वक्त में सागर धनखड़ के साथ में मारपीट और उसके बाद में उसकी हत्या की गई थी। इस सब वीडियो में भी देखा जा सकता है कि सुशील कुमार हाथ में एक डंडा लेके घूम रहे हैं और इसके साथ ही एक शख्स को वहां पर हाथ में एक गन लेकर, वो एक पिस्टल लेकर भी घूमते हुए देखा जा रहा है। तो जिस तरह से देखा जा सकता है कि सुशील कुमार और सुशील कुमार के साथियों पर जिस तरह से हत्या और मारपीट करने के आरोप लगे हैं, तो ये वीडियो उस मामले की पुष्टि करता है। लेकिन देखिए ये वीडियो भी अब जांच के दायरे में है, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो प्रिंस के मोबाइल से बरामद हुआ था, तो इसकी फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी और उसके बाद तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, वो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन यह एक सवाल उठता है कि जिस तरह से सुशील पहलवान दिल्ली पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो बेगुनाह है, उनका कोई इससे वास्ता नहीं है और उन्हें बेमतलब का बेवजह उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बकायदा डंडा लेकर मारपीट करते हुए बकायदा वहां पर नजर आ रहे हैं, तो कहीं कहीं ये अपने आप में सुशील कुमार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक सबूत कहा जा सकता है। लेकिन इस वीडियो को लेकर अब दिल्ली पुलिस का रुख किस तरह से होगा, किस तरह से इस मामले की तफ्तीश होगी, वो देखने वाली बात होगी। और सुशील कुमार की अगर बात करें तो सुशील कुमार हालांकि शुरू में ही इस बात को कबूल कर चुका है, जैसा कि हमारा सूत्र बताते हैं कि वीडियो बनवाने का जो लक्ष्य है, मकसद जो रहा था, वो लोगों को डराने का था। और वो सुशील कुमार जो है मौके पे मौजूद होकर के उसने खुद ही इस वीडियो को बनवाया था। जैसा कि प्रिंस के पास से जब ये वीडियो बरामद हुआ था, मोबाइल बरामद हुआ था, तो उस वक्त में ही उसका स्टेटमेंट आया था
कि वो इसलिए बनवाया था कि जिससे कि अन्य दूसरे जो पहलवान हैं उसके सामने ये अपना वर्चस्व कायम कर सके, और उसके लिए ही इसने वीडियो बनवाया था। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सुशील कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। शंकर, एक और चीज जानना चाहेंगे, मारपीट की वजह क्या थी? ये साफ हो सके कि सागर धनखड़ को इस बेरहमी से पीटा क्यों जा रहा है? देखिए, यहाँ से जो चीजें सामने आई है कि सागर धनखड़ का जो मसला हुआ था, एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। तो प्रॉपर्टी जो है वो सुशील कुमार की थी, और कहा जाता है कि वो प्रॉपर्टी अवैध तौर पर कब्जा की गई थी, लेकिन उस पर किराए के तौर पर सागर को दिया गया था। सागर और सोनू महाल उस पर रहते थे, लेकिन जब उसे कहा गया कि आप तुम खाली करो और पैसा नहीं दे रहे हो, तो उसके बाद सागर धनखड़ ने कहा कि इस मामले पर कि ये प्रॉपर्टी भी तुमने अवैध तौर पर कब्जा किया, अब मैं कब्जा कर लेता हूँ। तो इस बात से सुशील नाराज हुआ। तो कहा जाता है कि सुशील का ये कहना था कि उसके सामने वो नया खड़ा हुआ, लेकिन क्या तुम मुझसे बड़े हो गए हो? तो एक वर्चस्व वाली जो चीजें होती हैं वो मामला कहीं न कहीं सामने आता है, और उसी वजह से ये मारपीट होती है। और मारपीट करने के दौरान उसका वीडियो बनाया जाता है। वीडियो ये इसलिए बनाया जाता है कि वो अपना एक वर्चस्व कायम कर सके, दूसरे को दिखा सके कि देखो जो हमारे खिलाफ जाता है उसका क्या होता है। लेकिन कहीं न कहीं वही वीडियो जो है आज सुशील कुमार के लिए सबसे परेशानी का सबब बन गया है, और पुलिस जो है इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश कर रही है कि आखिर जिस तरह से सुशील कुमार का स्टेटमेंट आया है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि ये वीडियो जो है सुशील कुमार की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ा सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर। इस पूरी बातचीत के लिए तो एक चीज तो साफ है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब मुश्किलें सुशील कुमार की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये वही पहलवान है जिसने 2 बार देश को ओलंपिक्स में पदक दिलाया, एक बार ब्रॉन्ज तो दूसरी बार सिल्वर। लेकिन आज देखिए किस कगार पर है ये पहलवान, और जो आरोप लग रहे हैं कि अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए ये मारपीट की गई, ये वीडियो सामने आया, सागर की हत्या कर दी गई, बहुत सारे आरोप हैं। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील कुमार आरोपी है, और सुशील को लेकर रोज नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। सुशील कुमार का नाम अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों के साथ जुड़ रहा है, लेकिन इन बातों पर ही सुशील की माता को इतराज है। एक तरफ सुशील कुमार तो दूसरी तरफ इस वीडियो में चल रहा गैंगस्टर काला जठेड़ी मौजूद है। वीडियो साल 2019 का बताया जा रहा है, जब जठेड़ी पैरोल पर जेल से बाहर आया था ताकि अपने भाई की शादी में शामिल हो सके, और इसी शादी में शामिल हुआ था सुशील कुमार। अब अपराध की दुनिया से नाम जुड़ा है तो नए खुलासे और इस तरह की तस्वीरें तो सामने आएंगी ही, मगर सुशील कुमार की मां को इन्हीं सब बातों से ऐतराज है। इसीलिए उन्होंने अदालत का रुख किया और मांग की है कि बेटे को लेकर दिखाई जा रही बातें बंद करवा दी जाएं। अपनी याचिका में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की कि मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कुछ कायदे बनाए जाएं। खबरें उतनी ही सामने आती हैं जितनी पुलिस के जरिए या पुलिस के सूत्रों के जरिए मीडिया तक पहुंचती है। अगर सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया तो साथ में सूत्र ये भी बताते हैं कि सुशील कुमार ने गैंगस्टरों से नाता होने से साफ इनकार किया है। सुशील कुमार पुलिस को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बेगुनाह है और बस कुछ ही लम्हों के लिए गुमराह हो गया था। सुशील देश का हीरो था और उसे औरों को गुमराह होने से बचाना था, मगर बदकिस्मती तो देखिए कि आज यही हीरो खुद सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुशील कुमार की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जिस तरह से ये वीडियो सामने आ गया, और इस बीच नए नए खुलासे उसको लेकर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात होगी कोरोना की, अब बात होगी स्वास्थ्य सुविधाओं की, उन दावों की जो हिमाचल में किए जाते हैं।
ज्वालामुखी से खबर है, कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे और देखकर आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के लिए क्या प्रशासन कर रहा है। जी हां, ज्वालामुखी से विकास के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। 90 वर्षीय बुजुर्ग को खाट से अस्पताल ले जाया गया। जी हां, मरीजों को ले जाने के लिए खाट एम्बुलेंस ही सहारा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोगों को दिक्कत है और जब किसी को दिक्कत हो तो फिर कैसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। ज्वालामुखी से ये खबर है, हिमाचल प्रदेश से मरीजों को ले जाने के लिए खाट एम्बुलेंस ही सहारा है। सड़कें नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। सलियार पंचायत के बलेहड़ा गांव की दर्दनाक ये दास्तां है। बीजेपी विधायक रमेश धवाला के इलाके की तस्वीरें हैं। सवाल बहुत सारे सबके जहन में होंगे कि अब तो आजादी को 7 दशक से ज्यादा हो चले हैं, तो फिर ये स्थिति क्यों कि कोई ऐसी जगह भी देश की, हिमाचल प्रदेश की, जहां पर एम्बुलेंस ना पहुंच पाए, जहां से लोगों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाए। सवाल सिस्टम के ऊपर उठाती हैं तस्वीरें। हम गांव वालों ने इकट्ठे होके ये जितने भी झाड़ियाँ चढ़ी थी हमने खुद करी थी। पंचायत से, किसी भी सरकार से हमें आज दिन तक, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमें रास्ते पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला है, ना कोई काम हुआ है। हमारे यहाँ पर कोई बुजुर्ग कोई बीमार हो जाता है तो उसको उठाकर चारपाई पे उठाकर ले जाया जाता है और ऐसी झाड़ियों में से निकलते हैं और जो आगे रास्ते है वो पहाड़ी है बहुत ज़्यादा बड़ी। तो सवाल तो बहुत सारे हैं कि आखिर इस तरह से स्थिति क्यों बन गई, इस तरह से हालत आज के दिन में भी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासन के पास क्या वाकई जवाब होगा कि इस बुजुर्ग को क्यों लाया गया चारपाई के ऊपर रख के। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात होगी हिमाचल में जो पाबंदियां, जो बंदिशें लगाई गई हैं उनकी। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए इस समय बड़ी खबर यह है कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। जो पाबंदी है उनको धीरे धीरे अब 1 जून से हटाया जाने लगेगा। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जल्द ही लोगों के लिए राहत भरी खबर 1 जून से होगी। हिमाचल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल हिमाचल व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगे बताई। इस दौरान सीएम ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वो व्यापारी समुदाय को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए प्रदेश सरकार 31 मई के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर प्रदेश सरकार 31 मई के बाद शर्तें कुछ हटाएगी या बंदिशें हटाएगी। बशर्ते कोविड-19 के मामलों में निरंतर कमी आई तो ही ये बंदिशें हटाई जाएंगी। साथ ही वैक्सीन की कमी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन खरीदने पर विचार हो रहा है। हालांकि अब तक वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया गया। दुकानें खोलने की अनुमति अब मिलनी चाहिए, तो हमने उनकी बात को सुना है और सुनने के बाद फिर हमने कहा कि अभी तक 31 तारीख तक हमारा निर्णय जो हुआ वो हुआ है, उसमें आप सहयोग दें, और उनने सहयोग दिया भी है। और उसके पश्चात फिर आगे का हम 1 तारीख के बाद उस पर विचार करेंगे अगर मामलों में कमी आई तो। कि जितनी उपलब्धता हमको वैक्सीन की चाहिए उस तरह से जो थोड़ी हमको कमी महसूस हो रही है। अभी हमको 1,07,000 जो है डोजेज अभी मिली हैं, जो 44 से नीचे 18 से 44 के बीच के लिए, तो हमारी आवश्यकता उससे ज़्यादा है। हमने कहा है कि उसके लिए और बढ़ोतरी की जाए और उम्मीद करता हूँ कि वो जून के महीने में संभावना लग रही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है आप सबके माध्यम से कि सबको वैक्सीन करेंगे और वैक्सीन की उपलब्धता जैसे ही हमारी सुनिश्चित होगी तो हम इसमें और तेजी करेंगे, गति करेंगे। हमने इस मामले को लेकर के जो कंपनी हमको सप्लाई देती है वैक्सीन की, उसके साथ भी उनके साथ भी टेकअप किया है। और उसके अलावा हमने जो दूसरी 2 कंपनियां हैं, स्पुतनिक और कोवैक्सीन जो है, इन दोनों कंपनियों को भी हमने इस बात के लिए कहा कि अगर वो अगर हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं तो हम उसमें। तो हिमाचल की सरकार अभी इंतजार कर रही है स्पुतनिक वी का और विचार किया जा रहा है कि इसको भी खरीदा जाए। लेकिन इस सबके बीच पंजाब के लिए एक राहत भरी खबर जरूर आई। पंजाब को 1 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज मिली है, खेप पहुंच चुकी है पंजाब और अब पंजाब में 18+ लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। जी हाँ, कोवैक्सीन की एक खेप पहुंची है पंजाब और लोगों को अब जो 18 साल से ज्यादा हैं, जो युवा लोग हैं, उनके लिए ये वैक्सीन पहुंची है।
वैक्सीन संकट के बीच पंजाब के लिए बड़ी राहत है। 1,14,000 डोज वैक्सीन की पंजाब पहुंची है। केंद्र की मंजूरी के बाद ये वैक्सीन की डोज पंजाब पहुंची है। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को ये वैक्सीन लगेगी। पंजाब में 18+ के लिए जो वैक्सीन है वो खत्म हो गई थी और इस बीच ये राहत भरी खबर। चलिए अब बात करेंगे दिल्ली सरकार की। और जानकारी यह है कि दिल्ली सरकार का वादा 1 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। दरअसल 1 साल पहले अमित राणा नाम के शख्स की मौत हो गई थी कोरोना की वजह से, और आर्थिक मदद के तौर पर जो ऐलान किया गया था वो वादा अभी भी वफा नहीं हुआ है। पति को गुजरे 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर पूजा के आंसू आज भी नहीं रुक रहे। अगर इस तस्वीर और इस परिवार से अनजान हैं, तो पहले इनसे आपकी पहचान करवा देते हैं। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित राणा का परिवार है, जो इस वक्त सोनीपत के हलेड़ी गांव में रह रहा है। इस परिवार से आपकी मुलाकात करवाने की एक बड़ी वजह है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। जी हां, अरविंद केजरीवाल इन दिनों कोरोना से जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स के परिवारों को खुद घर घर जाकर 1 करोड़ रुपए के चेक बांट रहे हैं। लेकिन इन सब में शायद दिल्ली सरकार अमित राणा के परिवार को भूल गई, क्योंकि अमित राणा दिल्ली पुलिस के पहले मुलाजिम थे जिनकी मौत कोरोना से हुई थी। तभी केजरीवाल ने ऐलान किया था कि परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी। इस ऐलान को 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर अफसोस कि ये बार बार याद दिलाने के बावजूद भी इस परिवार की तरफ दिल्ली सरकार की नजर नहीं गई। पूजा बताती है कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार चिट्ठी लिखी, मगर जवाब एक बार भी नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट की थी कि आपको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन हम आज 1 साल हो चुका है, लेकिन हमें कोई हेल्प नहीं मिली। मुख्यमंत्री से लेकर हर ऑफिस में हर पत्र लिखकर भी मैं जवाब मांग चुकी हूँ, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये पूजा का मायका है। जिंदगी किन हालात में गुजर रही होगी अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। ससुराल के हालात तो और भी ज्यादा तंग हैं। ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी। ऐसे में हिम्मत जवाब देने लगती है। चिट्ठियों के बाद मीडिया के जरिए ही दिल्ली सरकार तक अपना दुखड़ा पहुंचाने की कोशिश है, ताकि केजरीवाल सरकार को अपना वादा याद आए और इस बेसहारा परिवार को कम से कम आर्थिक सहारा तो मिले। शायद आज मुख्यमंत्री सर हमारी कहीं सुन रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि आप हमारी हेल्प कर दो। अरविंद केजरीवाल से गुहार इसलिए है क्योंकि वादा भी उनका ही था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई और मदद के लिए आगे नहीं आ सकता। उम्मीद है दिल्ली सरकार तक इस परिवार की आवाज अब पहुंचेगी और 1 साल पुराना वो वादा पूरा होगा जिसकी इस परिवार को सबसे ज्यादा दरकार है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पर आया है। जी हां, सीएमआई की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 35% पार कर चुकी है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा। और अगली खबर शिमला से है। शिमला में 102 साल की महिला कोरोना से जंग जीतकर घर लौटी है। यहां किन्नौर के
भावानगर की रहने वाली महिला धर्मदासी को 14 मई को सरदर्द, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के चलते आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था और मात्र 13 दिनों में धर्मदासी ने कोरोना को मात दी थी और स्वस्थ होकर घर लौटी हैं। ये उन सब लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर जरूर है जो कोरोना से घबरा रहे हों या जिनको लगता हो कि कोरोना की वजह से बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन 102 साल की महिला ने कोरोना को मात दी है और सबके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा। चलिए आगे बढ़ते, अगली खबर का रुख होगा बात चीन की, जहां गांव-गांव, शहर-शहर कोरोना का कहर है। वहीं चीन के गांव जीवनपुर में कोरोना का एक भी केस अब तक सामने नहीं आया और अब गांव के सभी लोगों को कम से कम वैक्सीन की पहली डोज तो लग ही चुकी है। कोरोना ने हरियाणा के गांवों में कहर बरपाया। बड़ी संख्या में मामले सामने आए और कई लोगों की तो जान तक चली गई। लेकिन जींद के एक गांव ने न सिर्फ कोरोना को हराया बल्कि दूसरे गांवों के लिए भी मिसाल पेश की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जींद के गांव जीवनपुर की, जिसने असल में लोगों को जीवन दिया। गांव की आबादी सुनकर आप हैरान रहेंगे और काम सुनकर गर्व करेंगे। गांव की आबादी 1100 है और गांव में कोरोना दाखिल नहीं हो पाया है। ना ही कोई केस पॉजिटिव आया और ना ही किसी की जान गई। गांव में लोग पढ़े लिखे हैं। गांव में हर शख्स को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज से सिर्फ 25% लोग ही बचे हैं। जी, हमारे गांव में जो पहले वाली डोज लगी है वैक्सीन की कोरोना के ठीक करने के लिए, वो वाली 100% लग चुकी है, लेकिन दूसरे वाली डोज जो है वो 80% लगी है। उसका जो मेन रीजन है वो गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइमिंग जो बढ़ा दी गई है, उसका ये रीजन। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया था। लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और गांव में 11 सदस्यीय टीम ने स्वास्थ्य विभाग का पूरा समर्थन किया और जी तोड़ मेहनत की। लोगों की शंकाएं दूर की और वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह दिखाया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। और जब भी एक महामारी आई, हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम और ग्राम पंचायत ने मिलकर गांव वालों को समझाया, क्योंकि गांव वाले लोग महामारी से डरे हुए थे और इस वजह से गांव में खौफ का माहौल बना हुआ था। उसको समझाने के बाद सारे गांव ने वैक्सीन की डोज लगवाई। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीम और गांव के लोगों की तारीफ की है और कहा कि लोगों की जागरूकता की वजह से गांव में कोरोना का एक केस तक नहीं आया और न ही किसी की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीम और गांव के लोगों को सम्मानित करने की सिफारिश की है। इस गांव की कुल जनसंख्या 1122 है, तो इसमें से अब तक जो 45+ एज ग्रुप है उसके अंदर 164 हमारे लाभार्थी बनते थे। तो इसमें से 164 लाभार्थियों ने अपना कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है। इसके अलावा 120 लोगों ने अपनी कोविड वैक्सीनेशन की सेकंड डोज ले ली है। और ये जो गैप है, ये हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर हमारे नए दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो कोविड वैक्सीनेशन का गैप है उसको अब 12 से 16 वीक कर दिया गया, इस वजह से हुआ है। जीवनपुर गांव बाकी गांवों के लिए भी मिसाल बन गया है। मिसाल कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की दी है। हर शख्स अपनी वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीन ही संजीवनी है जिसके साथ जिंदगी बचेगी और कोरोना हारेगा। चीन से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18।